26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किले में किसानों द्वारा अपना झंडा फहराए जाने को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। संविधान और लोकतंत्र का किसानों द्वारा किए गए अपमान को लेकर दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर में समाज सेवी युवाओं द्वारा 72वें गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज व देश के अपमान किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं द्वारा किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव का पुतला फूंका गया तथा जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर मोलड़बंद मार्केट में हुए इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगों का जुड़ाव बढ़ने लगा और देखते ही देखते काफी भीड़ इकट्ठे होकर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान किए जाने पर काफी गुस्से में नजर आई। किसानों की आड़ में कुछ समाज सेवी युवाओं ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों देश विरोधी और विदेशी ताकतों की फंडिंग से हमारे देश में अराजकता फैलाकर हमारे देश के सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये किसान आंदोलन था, ये नकली किसान आंदोलन था। पहले दिन से ही ये खबर थी कि ये खालिस्तानियों के द्वारा चलाया जा रहा है, खालिस्तानी के द्वारा पराजित किया जा रहा है। चूँकि मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार काम करते भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम करता है, तो इन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि इनका विपक्ष जो भी है इनको लगा कि आने वाले टाइम में अगर किसानों का भला हो गया तो हमारी ज़मीन खिसक जाएगी। और खालिस्तानियों ने, एक मैं आपको महत्वपूर्ण और बात बताता हूँ, जो खालिस्तानियों के इसके बीच में जो आए हैं कि कनाडा से लगभग लाखों क्विंटल दाल हर साल यहाँ हिंदुस्तान में आया करती थी, जिसकी सब्सिडी का बहुत बड़ा खेल था। मोदी जी ने वो दालों का बंद कर दिया ताकि किसानों की दालों को अच्छा रेट मिले और सारे काम करे। तो इस तरह से ये खालिस्तानी जितने भी थे, कनाडा के लोग थे, सरदार थे, नकली सरदार, ये लोग चिड़े हुए थे, मोदी जी का विरोध कर रहे थे। दूसरी मैं आपको बता दूं, जो इस कृत्य का जो मेन है वो दीप सिंह सिद्धू, इसको 6 दिसंबर को ही, और ये लखवीर सिंह जो है, इनको NIA का नोटिस जा चुका था कि इन लोगों की जो फंडिंग थी, अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जो फंडिंग थी, इनके खाते में आ चुकी थी। चूँकि किसान नेता ये बोल रहे थे, जब इनको NIA का वो दिया गया, किसान नेता ने बोला कि नहीं, हमारे जब पराजित है और बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तो जब 26 जनवरी में कल इन लोगों ने खालिस्तानी झंडा लहराया, तब ये साफ निकल कर बात आ गई कि पूरा पराजित था। इतने बादाम, इतने काजू, इतने पिज़्ज़ा, बर्गर जो खिलाए गए थे, ये एक कनाडा की विदेशों की फंडिंग का ही नतीजा था, जो आज ये काम कर रहे, मतलब आज जो ये किसानों के लिए काम कर रहे थे। और इस तरह का जो देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, उसके बावजूद किसानों के समर्थन में जुटी हुई है। और क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो सर प्रायोजित था, पर लेकिन मैं कहूँ इस तिरंगे के सम्मान के लिए हमारे देश के अनेक वीर महान सपूतों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पर 26 जनवरी घटना से जो उनकी आत्मा को घाव दिया गया है वो बहुत ही पीड़ादायक है। ये सब कैसे हुआ, ये अपनी मंशा में कामयाब कैसे हो जाते हैं, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा वो बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हम जाति सूचक या कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों को लेकर बिना सोचे समझे चल देते हैं। जैसे मंच से कोई करने लगे जाट, पंडित, दलित, या कर्म क्षेत्र से कोई जुड़ी हुई, मतलब जो मजदूर, व्यापारी, किसान, तो उसमें हम ये नहीं सोचते कि चल देंगे बिना सोचे समझे, भीड़ तंत्र का रूप ले लेते हैं। ये नहीं सोचते जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है, उनका चरित्र क्या है, किस लिए वो बैठे हैं, और हम चल देते हैं। तो इसी कमजोरी का लाभ उठाकर अभी जो आपने घटना देखी है, इस अंजाम तक ये पहुंचा कैसे, अब कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, ये किसान आंदोलन, तो इसमें शुरुआत में जो सिख बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो क्या आपने गौर किया कि वही बुजुर्ग CA आंदोलन में ही बैठे हुए थे? क्या किसी ने गौर किया कि इसमें किसान नेता जो बैठे हैं, इसमें कितने लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं? जैसे अगर आपको एक आध उदाहरण दें, अनंत मुल्ला CPM के नेता हैं, राकेश टिकैत, ये आपकी जानकारी को लिए बता दूँ, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे निर्दलीय उससे, जिसमें इन्हें मतलब 1 लाख में से 9,000 वोट प्राप्त हुए थे। और 2014 में कांग्रेस RLD गठबंधन से इन्होंने MP का चुनाव लड़ा था, उसमें भी इन्हें 10 लाख में से मात्र 9300 वोट प्राप्त हुए थे, और ये आज प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं। अब इनकी मंशा क्या है?
क्या राकेश टिकैत ने 2008 में एक आंदोलन नहीं किया था इसी बिल को लाने के लिए? क्या राकेश टिकैत ने जिस दिन ये बिल आया था उससे अगले दिन ही नहीं कहा था आज ये बिल आने से मेरे मरे हुए बाप की आत्मा को शांति मिली है? ऐसा 3 महीनों में क्या हुआ कि मतलब अपने ही शब्दों से राकेश टिकैत पलट गया? क्यों? उन्हें इसके पीछे का खेल करने वालों को उन्हें फंडिंग मिलना शुरू हो गई, उन्हें राजनीतिक मंच मिलना शुरू हो गया। अब इनके पीछे खेल खेलने वालों के भी देखिए। क्या कांग्रेस ने के कार्यकाल में जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसी बिल को लाने के लिए सभी राज्यों को पत्र नहीं लिखा था? क्या यही सेम बिल कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में नहीं है? क्या केजरीवाल ने इस बिल को तुरंत लागू नहीं कर दिया था? 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ये सभी बदल गए? क्यों? क्योंकि इन्हें पिछले 6 सालों में कोई भी सरकार में खामियां नज़र नहीं आई। खामियां क्या नज़र आई हैं कि महंगा सूट पहन लिया। महंगे सूट के बारे में आप जानते हैं? दाढ़ी बढ़ा ली। महंगा सूट 10 लाख का किसी ने गिफ्ट किया, अगले ने 25 लाख का उसे बेच के नमामि गंगे में दान कर दिया। दाढ़ी बढ़ा ली, ये इशू है। गृहस्थी छोड़ दी, तो गृहस्थी छोड़ने वाले ये इस सवाल से मैं पूछना चाहूँगा, अरे अपनी अपनी पत्नियों के साथ रजाइयों में सोने वालों, गृहस्थ जीवन छोड़ने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। अब आप देखेंगे अपनी मंशा में कैसे कामयाब हो गए। तो इन्होंने पीछे से कुछ स्वार्थी ने दलालों को खड़ा किया भ्रम फैलाने के लिए। उन्होंने भ्रम क्या फैलाए कि सरकार MSP खरीद बंद कर देगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अन्न खरीदना बंद कर देगी? क्या सरकार फौज आदि के लिए राशन खरीदना बंद कर देगी? इतना ही सरकार खरीदती आई, चाहे कोई भी सरकार हो, इतना तो खरीदेगी। तो हम ये कैसे मान लें कि सरकार MSP खरीद बंद कर देगी? दूसरा, इन्होंने भ्रम फैलाया मंडियों को बंद कर देंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में कई करोड़ रुपया मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए लगाया जा रहा है, तो कैसे मान लें कि मतलब जो मंडियाँ बंद हो जाएंगी? तीसरा, इन्होंने भ्रम फैलाया कि ये किसानों से कानूनी अधिकार छीन रहे हैं, कोर्ट का अधिकार छीन रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, अगर आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए तो क्या हम सेशन कोर्ट तक ही सीमित हैं? हम अधिकार के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो वो सरकार ने ताकि कोर्ट में भीड़ ना बढ़े इसलिए वो शुरुआत की है कि आप SDM से मिलो, वहाँ पे आपका समाधान ना हो तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। पर ये भ्रम फैला ठेका लिया है इन्होंने, भ्रम फैला। कितनी मूर्ख जैसी बातें हो रही हैं। आपकी ज़मीन चली जाएगी। अरे भाई, कोई किसी को दुकान किराए पे देता है तो दुकान पर कब्जा हो जाता है क्या? कि व्यापारी आपकी मतलब जो है ज़मीन पर लोन ले लेगा और जो है भाग जाएगा, आपको पैसा भरना पड़ेगा। कैसे, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। लैंस की बिजली से क्या हमारे मकानों पे कब्जा हो गया? अब मैं एक मतलब कुछ समय पहले अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें 5 सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादक देश वाले मतलब जो दे रखे थे, उसमें तो उसमें तुलना देखी कि हम चीन के मुकाबले 1.5 गुना ज़मीन में गेहूँ बो रहे हैं, पर लेकिन उत्पादन वो हमसे 1.5 गुना ज़्यादा ले रहा है। तो ऐसा क्या? मैंने सोचा मैं क्या उनकी वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, क्या है? तो मैं डिटेल में गया, नेट वेट के जरिए मैंने देखा, तो मुझे सिर्फ एक ही अंतर नज़र आया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ऐसे ही अन्य फसलों में था। अब हम बात करें मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हमारे देश में लगभग 86% किसान ऐसा है जिसके पास 10 बीघा से कम ज़मीन है। क्या वो कभी खेती कर पाता है? क्योंकि उसके पास ना तो ट्यूबवेल है, ना कोई और साधन है, और पानी नहीं भर पाएगा। तो वो क्या होता है, किसी संपन्न किसान को बाकी पे देनी पड़ती है। और बाकी भी जैसे अगर कहीं 6,000 रुपये बीघा चल रहा है तो मजबूरी में उसे 2,000 में देनी पड़ती है कि उसके पास साधन नहीं है, करेगा क्या? औने पौने जो मिल जाए। अगर उनमें 80% उनमें से कर ही नहीं पाता। 20% अगर खेती कर भी लेता है तो वो मंडी में कभी पहुंच ही नहीं पाता। मंडी पहुंचने के पास उस पर साधन नहीं है, या तो वो किसी संपन्न किसान की चिलम भरे या भाड़े पे करके ले जाए। अब भाड़े पे करके ले गया, वहाँ भीड़ होने के कारण या मंडी के दलालों की जादूगरी के कारण 1-2 दिन वहाँ उसे रुकना पड़ गया, तो भाड़े में ही मर जाएगा बेचारा, औने पौने फेंक के आया। क्या मतलब उन गरीब किसानों को कोई हक नहीं है? तो अब हम बात करें नए कृषि बिल की। जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, हम ये कहते हैं कि इन भाई साहब का 5 बीघे, इनका 7 बीघे, इनका 2 बीघे है, या अड़ोस पड़ोस में खेत है, उनका मिला के 100 बीघे होता है। और कोई व्यापारी जाता है, हाँ भाई मैं तुमसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं तुम्हें ट्यूबवेल भी लगा के दूंगा
और बीज खाद के एडवांस पैसे दूँगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिखित में होगा, किसान तय करेगा मुझे अपनी फसल का ये दाम चाहिए। और अन्न भी, उनका अनाज भी वहीं से उठाएगा, तो उनके लिए कितना बड़ा लाभ है। नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, सॉइल टेस्ट करवाएगा व्यापारी, क्योंकि उसे तो ज़्यादा उत्पादन चाहिए, सॉइल टेस्ट करवाएगा। अब आप एक चीज़ देखो कि हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 ही फसलें हो रही हैं, गेहूं, धान, ईख, गेहूं, धान, ईख, जिसके कारण इनका इतना बड़ा भंडारण है। और हम देखें हमारे यहाँ चीनी की कॉस्टिंग लगभग 32 रुपये पड़ रही है और पड़ोसी देशों में 22 रुपये। अब या तो हमने 10 रुपये किलो के घाटे से बेच देश का कितना बड़ा नुकसान है, या तो इन्हें गोदामों में सड़ने दो या 10 रुपये किलो के घाटे से बेचो। और जैसे कि मोदी सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की यह चाल है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसकी? देखिए, सरकार की चाल नहीं है, सरकार तो ये चाहती है हमेशा किसानों का भला हो। और 6 साल से जब से मोदी सरकार आई है, उस समय हर समय किसानों का, व्यापारियों का, सबका भलाई करती आ रही है। हो सकता है एक आध चीज़ पे भाई मोदी जी कहीं वो हो जाएं, तो हमें मोदी जी की नीयत पर शक करना नहीं चाहिए। मोदी जी इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके 15 साल 17 साल वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। कोई भी विपक्ष अभी तक उनका एक भी घोटाला निकाल नहीं पाया है, सिर्फ बेमानी बातें करते हैं और मोदी जी के खिलाफ प्रचार करते हैं, जो उनके पक्ष में जाता रहता है। अगर हम इसमें जाएँ तो अब समय नहीं है, तो अगर पूरा डीपली बात करें तो ये बिल हर तरीके से किसानों के लिए लाभदायक है। और 100 बात की एक बात, जब 70 साल में किसी रास्ते पर चलने पर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या हम मतलब जो 1-2 साल नए रास्ते पर चल कर नहीं देख सकते हैं? क्या हम मतलब जो है ये आंदोलन तब भी हो सकता है। ये कहते हैं कि भंडारण कर लेंगे, अरे भंडारण कर लेंगे जब 20,000 आदमी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, 1500 टावर उस अमीर आदमी के तोड़ दिए, क्या वो एक तरफा भंडारण कर सकता है? तो भाइयों जागो इन दलालों के चक्कर में, वरना 26 जनवरी की जो घटना, पीड़ादायक घटना आपने देखी है, जागना ही पड़ेगा। जागिए जागिए, आंखें खोलनी पड़ती हैं साहिब उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से उजाला नहीं होता। जागो जागो, भारत माता की। मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से जो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं जीवन में, मैंने अभी तक अपने जन्म से और अब तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था, तो इस तरीके के तो ये अन्नदाता नहीं हो सकते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे किसी दंगाई अन्नदाता का अगर मैंने अन्न खाया है तो भगवान ऐसा करे कि हमें भूखा मार दे, पर इन पे कभी आश्रित ना छोड़े। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।